हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समाजशास्त्र में। क्योंकि हमेशा क्वेश्चन इनके जो कंसेप्ट है हमेशा पूछता है, वो चाहे यूजी हो चाहे पीजी हो, सब में पूछा जाता है। आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास किया जाए। कार्ल मार्क्स एक महान समाज विचारक थे। उन्होंने किसी विषय सीमा के अंतर्गत रखना उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी हो गया। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स एक महान समाज विचारक थे। उन्हें किसी भी सीमा के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के साथ नाइंसाफ़ी हो गया। ऐसा कोटेशन उनके बारे में कहा गया है। तो हम बात कर रहे थे द्वंद्ववाद भौतिकवाद सिद्धांत के बारे में। डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म थियरी। उससे पहले, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद और फेरोवेक के भौतिकवाद सिद्धांत को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक सिद्धांत दिया, जिसे हम द्वंद्ववाद भौतिकवाद सिद्धांत कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद और फेरोवेक के भौतिकवाद को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के एक संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम द्वंद्ववाद भौतिकवाद कहते हैं। हीगल के द्वंद्ववाद सिद्धांत के बारे में थोड़ा जानने का प्रयास किया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो हीगल का द्वंद्ववाद है और फेरोवेक का जो भौतिकवाद का सिद्धांत है, दोनों को मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन उससे पहले हम हीगल का द्वंद्ववाद आदर्श आत्मक सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास किया जाए। हीगल एक फिलासफर थे। हीगल एक दार्शनिक विचारक थे। उन्होंने अपने माध्यम से समझाने का प्रयास किया। हीगल ने दर्शन शास्त्र में अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत एक निरपेक्ष विचार या प्रतिछाया है। उन्होंने कहा कि आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत एक निरपेक्ष विचार की उपज या प्रतिछाया के रूप में है। उन्होंने कहा कि जब विचारों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण जगत में परिवर्तन आता है, और विचारों में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है। हीगल ने आगे चल के बताया कि प्रत्येक वाद में विचार, उसका प्रतिवाद विरोधी विचार छिपा होता है। कुछ दिनों में वो उभर कर ऊपर की ओर आ जाता है और दोनों में तर्क वितर्क होने लगता है। तो एक नया विचार का निकल कर सामने आता है, जिसे हम संवाद या कन्वर्सेशन कहते हैं। फिर एक नए जगत का निर्माण होता है। एक बार फिर रिवाइज कर रहे हैं। हीगल ने दर्शन शास्त्र में अपने द्वंद्वात्मक आदर्शवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि संपूर्ण जगत में एक निरपेक्ष विचार की उपज या प्रतिछाया है। उन्होंने आगे चल के बताया कि जब विचारों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संसार में भी परिवर्तन आता है, और विचारों में परिवर्तन जो है कि द्वंद्वात्मक के माध्यम से आता है। तो वहीं पे हीगल ने कहा कि प्रत्येकवाद में एक विचार और उसका प्रतिवाद विरोधी विचार छिपा होता है। कहने का मतलब कि प्रत्येकवाद में एक प्रतिवाद छिपा होता है, या कहा जाए कि अपनी भाषा में कि प्रत्येक विचार में एक विरोधी विचार भी
छिपा होता है, वह कुछ दिनों में वहीं उभर कर ऊपर आ जाता है और दोनों में तर्क वितर्क होने लगता है। तो एक नए विचार का निकल कर सामने आता है, जिसे हम संवाद या कन्वर्सेशन कहते हैं। फिर नए जगत का निर्माण होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि पूरा संसार एक यूनिवर्स है, एक संसार है, उसके अंदर व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब निर्जीव सजीव सभी है, लेकिन जो सजीव है, व्यक्ति मेल फीमेल की बात हम करते हैं, क्योंकि ये एक भौतिक पदार्थ से मिलके बना होता है। जो उसका मस्तिष्क होता है ये भौतिक पदार्थ से मिलकर होता है, और भौतिक पदार्थ से मिलकर होता है, और उसकी शरीर की आवश्यकता के लिए कुछ चीज़ें मूलभूत आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान बहुत ही नेसेसरी चीज़ें हैं, क्योंकि इस माध्यम से ही वो जीवित रह सकता है। जब जीवित रहेगा तभी तो उसके मस्तिष्क में विचार आएंगे, और जब विचार आता है तो उसके समाज में भी परिवर्तन होता है। तथा ये कहा जाए कि उसके संपूर्ण समाज में भी परिवर्तन होता है, या संसार में भी परिवर्तन होता है। क्योंकि जब उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, सिंपल सी बात है कि जो इस सोसाइटी में रहता है तो उसके संपूर्ण सोसाइटी में भी परिवर्तन आएगी, और इस तरह जो है कि इस संपूर्ण संसार में भी परिवर्तन आता है। क्योंकि उसके विचार में एक विरोधी विचार छिपा होता है। कुछ दिनों में वही उभर कर वो सामने आता है, और दोनों में तर्क वितर्क होने लगता है। तो एक नए विचार निकल कर आता है, जिसे हम संवाद कहते हैं, इंग्लिश में कन्वर्सेशन कहते हैं, और फिर नए जगत का निर्माण होता है। ये हेगल का द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत था। अब हम, क्योंकि हेगल भी एक फिलासफर थे, तो फिरोबैक भी एक फिलासफर थे। तो फिरोबैक ने क्या डिफाइन किया और हेगल के सिद्धांत को कितना मतलब सूटेबल माना, या फिर उनकी आलोचना किया। हेगल के दार्शनिक साथी फिरोबैक थे। हेगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का खंडन करते हुए कहते हैं कि हेगल का यह सिद्धांत गलत है। हेगल के जो दार्शनिक साथी थे फिरोबैक, और फिरोबैक ये कहते हैं कि जो हेगल के द्वंद्वात्मक आदर्शवाद सिद्धांत का खंडन करते हुए कहते हैं कि हेगल का यह सिद्धांत गलत है, क्योंकि जो विचारों की जो उत्पत्ति होती है वो मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क शरीर का एक अंग है। जो विचारों की उत्पत्ति होती है मस्तिष्क में होती है, और मस्तिष्क शरीर का अंग है। शरीर भौतिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसलिए मस्तिष्क भी जो है भौतिक पदार्थ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, न कि विचार, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य है। क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य है, इसलिए भौतिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। ये चीज़ मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जो हेगल का सिद्धांत है और उनके जो द्वंद्वाद आदर्शवाद आदर्शवाद की व्याख्या का खंडन करते हुए उन्होंने बताया कि जो हेगल का जो ये सिद्धांत था बिल्कुल गलत है। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जब विचार में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संसार में परिवर्तन आता है। उन्होंने यही चीज़ कहा था, हेगल ने कहा था। लेकिन वो कहते हैं कि जब विचारों की उत्पत्ति है, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति हमेशा मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क जो है कि मानव शरीर का अंग है, और शरीर जो है कि भौतिक पदार्थों का एक संकलन है, या भौतिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए मस्तिष्क भी जो है भौतिक पदार्थ ही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, न कि विचार होते हैं। कहने का मतलब है कि जो फिरोबैक थे वो तो जितनी भी आइडिया थी उनकी, वो एक मानव से स्टार्ट किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मस्तिष्क में विचार आते हैं। तो उन्होंने कहा मस्तिष्क एक मानव संकलन है, जो कि एक शरीर है जो भौतिक पदार्थ से मिलकर बना है, और मस्तिष्क भी एक भौतिक पदार्थ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण होते हैं, न कि विचार होते हैं। क्योंकि जो विचारों की उत्पत्ति होती है
वो भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य होता है। भौतिक पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। क्योंकि इ- इनके अनुसार, फ्यूरोबैक के अनुसार, भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। यही फ्यूरोबैक का भौतिकवाद है। तो क्लियर हो गया। क्योंकि फ्यूरोबैक का जो भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, या भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है, और यही फ्यूरोबैक का भौतिकवाद है। वो ये कहते हैं कि जो विचारों की उत्पत्ति होती है वो मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क शरीर का अंग है। शरीर भौतिक पदार्थों से मिलकर बना होता है, या भौतिक पदार्थों का एक संकलन होता है। इसलिए मस्तिष्क भी जो है भौतिक पदार्थ ही है। इसलिए भौतिक पदार्थ महत्वपूर्ण है, न कि विचार महत्वपूर्ण है। क्योंकि विचारों की उत्पत्ति के लिए भौतिक पदार्थ का होना अनिवार्य है। भौतिक पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। क्योंकि इनके अनुसार, या फ्यूरोबैक के अनुसार, भौतिक पदार्थ ही संसार का आधार है। यही फ्यूरोबैक का भौतिकवाद है। ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। मैंने हीगल और भौतिकवाद के सिद्धांत बता दिया। और कार्ल मार्क्स यही कहते हैं कि हीगल के द्वंद्ववाद, आदर्शवाद का सिद्धांत और फ्यूरोबैक के भौतिकवाद सिद्धांत को मिलाकर ही सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं, या प्रतिपादन किए थे। कार्ल मार्क्स दर्शन का अध्ययन करते समय कार्ल मार्क्स दर्शन का अध्ययन करते समय दोनों के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दर्शन का अध्ययन करते समय दोनों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत भी दिया। यह सर्वप्रथम भौतिकवाद की व्याख्या हीगल के आदर्शवाद के खंडन के आधार पर करते हुए कहते हैं कि हीगल के अनुसार संपूर्ण जगत मनुष्य के विचारों की उपज है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये मनुष्यों का मस्तिष्क के बल पर खड़ा कर देते हैं। और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है। क्योंकि शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी भौतिक वस्तुएं आवश्यक है। एक बार पुनः मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। कार्ल मार्क्स दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते समय दोनों के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि द्वंद्ववाद भौतिकवाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। और यह सर्वप्रथम भौतिकवाद की व्याख्या हीगल के आदर्शवाद के खंडन के आधार पर करते हुए कहते हैं कि हीगल के अनुसार संपूर्ण जगत मनुष्य के विचारों की उपज है। हीगल कहता है कि संपूर्ण जगत मनुष्य के विचारों की उपज है, अर्थात ये मनुष्यों को मस्तिष्क के बल पर खड़ा कर देते हैं। लेकिन वहीं कार्ल मार्क्स कहते हैं कि विचारों की उपज के लिए मानव का शारीरिक अस्तित्व आवश्यक है, और शारीरिक अस्तित्व के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी भौतिक वस्तुएं भी आवश्यक है। फिर आगे चल के कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार समाज की दो मूलभूत संरचना होती है, एक अधोसंरचना, दूसरा अधिसंरचना, एक सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। अधोसंरचना, जिसे हम डिफाइन भी कर रहे हैं और डिस्क्राइब करके आपको बता भी देंगे, अधोसंरचना नींव का कार्य करती है, और इनके अंतर्गत आर्थिक संरचना एवं भौतिक संरचना होती है। अधोसंरचना यानी अधोसंरचना सब स्ट्रक्चर जो है कि एक नींव का कार्य करती है, और इनके अंतर्गत आर्थिक संरचना और भौतिक संरचना होती है। और सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत या अधिसंरचना के अंतर्गत अधोसंरचना के ऊपर आश्रित होती है। अधिसंरचना के अंतर्गत राजनैतिक संरचना, मनोरंजनात्मक संरचना, कानूनी संरचना, सांस्कृतिक संरचना इत्यादि होते हैं। जैसे इन्होंने कहा ना कि जो अधोसंरचना है अधिसंरचना पर निर्भर होती है,
सपोज करिए कि जैसे मैं हूँ। अगर मैं सब स्ट्रक्चर हूँ, तो जो मेरी फैमिली में है, मम्मी पापा भाई बहन हैं, ये सब सुपर स्ट्रक्चर है। अगर मैं एक आम भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि मैं अगर सब स्ट्रक्चर हूँ, तो मेरे परिवार में जो माता पिता भाई बहन हैं वो सुपर स्ट्रक्चर है, यानी अधिसंरचना है। वो राजनीतिक संरचना का काम करते हैं, कानूनी संरचना का काम करते हैं, सांस्कृतिक संरचना का काम करते हैं और मनोरंजनात्मक संरचना का काम करते हैं। आपको क्लियर हो गया कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि अधिसंरचना और सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब स्ट्रक्चर क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है। आप कुछ नहीं आता है तो आप उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं कि जो मैं हूँ वो सब स्ट्रक्चर है, यानी अधोसंरचना है, और जो मेरे फैमिली में माँ बाप भाई बहन हैं वो सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर का मतलब राजनीतिक संरचना, कानूनी संरचना, सांस्कृतिक संरचना और मनोरंजनात्मक संरचना, इस चारों आते हैं। मैंने क्लियर कर दिया। आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है, यही कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद है। आर्थिक संरचना ही सभी संरचनाओं को निर्धारित करती है, यही कार्ल मार्क्स का भौतिकवाद है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जब आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा तो संपूर्ण ऊपरी संरचना में भी परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण समाज बदल जाएगा। इसलिए समाज में परिवर्तन का मुख्य आधार आर्थिक अवस्था है। आर्थिक अवस्था में परिवर्तन द्वंद्ववाद के माध्यम से आता है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था में अंतर्विरोध छिपा होता है। द्वंद्ववाद के 3 नियमों के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक अवस्था में परिवर्तन आता है। वह नियम निम्नलिखित है। पहला, विरोधियों में परस्पर एकता और संघर्ष का नियम। विरोधियों में परस्पर एवं संघर्ष का नियम, तो मैं आपको एक एक करके डिफाइन करूंगा और लास्ट में बताते जाऊंगा। थैंक यू सो मच।